आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नीट में यहाँ से बेटा जी आते हैं आपके 2 से 3 क्वेश्चन। और एक चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखें कि एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है जिसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल ध्यान से पूरे चैप्टर को देखना है। कहाँ पर कितने एटीपी बनते हैं, कहाँ पर उनका कैसे यूज होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन का सीधा सा मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और अपने अंदर एनर्जी या लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको आप क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको आप क्या बोल देंगे? इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो आप सीधे तौर पे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड which oxidize in respiration is called respiratory substrate। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको आप क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। अब ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है बेटा जी, ये आपके प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है। कोई सा भी इनमें से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे हो सकता है। डीएनए आरएनए भी हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो क्या हो सकते हैं? मे बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, एक्सेट्रा। ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे काम कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी कर सकता है, प्रोटीन भी कर सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी कर सकता है और लिपिड भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे वर्क कर सकता है। न्यूक्लिक एसिड में ही आपका क्या आता है? डीएनए या आरएनए। पर आपसे बोल दे कि मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है ग्लूकोज। आप बचपन से यही पढ़ते हैं, C6H2 टूटेगा CO2 और H2 में और एनर्जी बनेगी। उस रिएक्शन को पढ़ते आए हो, तो वहां पर जो ग्लूकोज है वो क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। यहां देखिए, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी या एटीपी का प्रोडक्शन होना। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है और लिपिड भी हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए दोनों हो सकते हैं। पर मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की जब बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट है।
और इसका एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज। इसको आप फॉर्मूले में C6H12O6 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्लूकोज यहाँ पर मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है और वो खुद क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड होता है नहीं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो हर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो सब में मिलता है उसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। तो रेस्पिरेशन क्या है? इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस। किस टाइप की प्रोसेस है? यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल का मतलब जो सब में मिले। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको ये देखने को मिल सकती है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं और यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? तो यूनिवर्सल बोलने के पीछे का कारण क्या था? क्योंकि हर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर बात करें ट्रेडिशनल तरीके से सोचे तो आप देखिए, बड़ा मॉलिक्यूल था C6H12O6, ठीक है, और वो टूटा CO2 और H2O में। तो उसके टूटने से यहाँ पर आपको एनर्जी मिल रही है, बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा है। तो ट्रेडिशनल तरीके से देखें तो रेस्पिरेशन में टूटने का काम हो रहा है, और जिस रिएक्शन में टूटने के बाद छोटे मॉलिक्यूल बन रहे बड़े से, उसको कैटाबॉलिक बोलते हैं। तो ट्रेडिशनली यानी पुराने तरीके से सोचे तो रेस्पिरेशन क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। पर यहाँ पर क्या होता है कि बीच बीच में मल्टी स्टेप प्रोसेस है, और मल्टी स्टेप जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको आप केमिकल पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाथवे। प्रोटीन टूटा, एमिनो एसिड बन गया, एमिनो एसिड यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए बीच में कहीं ना कहीं। तो इधर से बड़ा टूट करके इधर दूसरा बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, और फिर आगे वो टूट रहा है। तो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों काम इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लिपिड फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूट रहा है, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो वो टूटा, इधर बड़ा बना, तो हो गया ना, दोनों काम हो रहे हैं। तो अगर मॉडर्न साइंटिफिक व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक एम्फीबॉलिक पाथवे होता है। तो रेस्पिरेशन के बारे में ध्यान रखिएगा, इज ए मल्टी स्टेप केमिकल reaction or process, that's why it is a metabolic pathway। किस प्रकार का पाथवे है? मेटाबॉलिक पाथवे। कोई मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको आप मेटाबॉलिक पाथवे कंसिडर करते हैं। अब मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर भी क्या होता है, अगर बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा है, छोटे बन रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक। तो ट्रेडिशनली क्या है? ट्रेडिशनली रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस और पाथवे। ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिफिक व्यू रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक का मतलब वो पाथवे जिसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शन इंक्लूड है। ठीक है, बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस इन्वॉल्व।
कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों टाइप की रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होती है। समझ में आई बात? कर लो नोट आगे।